जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस समय सुपर एग्जाम के आप लोगों को जो भी पॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियो जा रहा है आप लोग उसको बहुत ही सारा प्यार दे रहे हैं और जिसको हम आप लोगों का बहुत ही आभारी हैं, जिसके लिए आज हम लोग पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि अगर किसी चीज़ को अगर हम बार बार रिपीट ना करें तो हमारे माइंड में रहने के बावजूद वह दिमाग से निकल जाता है। इसलिए हम थोड़ी सी रिवीजन करेंगे थोड़ा सा, इसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि आगे क्या पढ़ाना है वहीं पे चलेंगे, लेकिन एक बार पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग भाग एक में पढ़ चुके हैं। भाग एक में अनुच्छेद संख्या 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है, ये हमारा अनुच्छेद 1 कहता है। भाग 1 का इसमें भाग 1 का नाम है भारत के राज्य एवं संघ क्षेत्र। यह आपका भाग 1 है, जिसमें अनुच्छेद संख्या 1 यह बताता है कि भारत राज्यों का संघ है, तथा अनुच्छेद संख्या 2 बताता है कि संसद किसी भी राज्य को शामिल कर सकती है। विदेशी राज्य को संसद विदेशी राज्यों को शामिल कर सकती है। दो कहता है कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को शामिल कर सकती है, तथा अनुच्छेद संख्या 3 आपको बताता है कि संसद राज्य के किसी भी राज्य, थोड़ा सा यहाँ और डीप कर देते हैं, किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकती है, तथा अनुच्छेद 4 कहता है, अनुच्छेद संख्या 4 कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 की कार्यवाही करेगी तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये तो भाग 1 हो गया आपका। भाग 1 में मूल रूप से यही चीजें हैं, हमने आपको बहुत विस्तृत बता दिया गया है। अगर इसमें किसी प्रकार तो ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए पीछे के वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद भाग 2 में हमने आपको भारत की नागरिकता के बारे में बता दिया गया है। अब भाग 2 में क्या बताया गया है, यहाँ पर देखिए, भाग 2 बताया गया है भारत की नागरिकता के बारे में। भारत की नागरिकता या सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। सिटीजनशिप
ऑफ इंडिया। भाग 2 आपको बताता है कि भारत की नागरिकता को लेने के लिए क्या प्रावधान है, कैसे कैसे व्यवस्था की गई है, यह भाग 2 में बताया। मैं भी रिलीजन पे चल रहे हैं हम लोग, ये सब चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं, लेकिन हमें सोचा कि एक थोड़ा सा शॉर्ट आपको बता दिया जाए ताकि आपके लिए भी बेस्ट हो और आपको समझने में भी आसानी हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इरेज करने जा रहा हूँ, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भाग 2 में जैसा कि आप लोगों को अभी आपका प्रोसेस में चल रहा है, लेकिन इसके जो 11 के 11 अनुच्छेद है वो बताए जा चुके हैं। आज उसी के विषय में भी चलेगा, लेकिन हम 1 से 11 तक एक बार और आपको बता देंगे कि अनुच्छेद संख्या 5 जो है बताता है कि प्रारंभ में भारत की नागरिकता कैसे दी जाती थी। प्रारंभ में भारत की नागरिकता प्रारंभ में भारत की नागरिकता। अब प्रारंभ में मतलब जब भारत आजाद हुआ उसके बाद की बात हो रही है, न कि और उसके पहले। प्रारंभ में तो हम यहाँ कह सकते हैं जन्म के आधार पर और वंश के आधार पर, यही 2 कंडीशन थे, जन्म या फिर वंश के आधार पर। दूसरा आपका था, दूसरा अनुच्छेद संख्या इसका जो होता है 6, अनुच्छेद संख्या जो है आपका 6 जो है ये परमिट रूल 1948 में परमिट रूल लागू हुआ था, इसके बारे में इसका व्यवस्था की गई है। परमिट रूल्स 1948 में ये रूल क्या था कि जब जन्म के आधार पर लेने वालों का जो है पाकिस्तान के लोगों ने इसका जो है मिसयूज करने लगे, तो ये परमिट रूल लागू कर दिया गया कि अगर आप पाकिस्तान से आए हो तो आप यहाँ कर दिखाइए कि हम जो है पाकिस्तान से हैं, वहां से परमिट लेकर आइए कि यहाँ रहना चाहते हैं, तभी आप भारत में रह पाएंगे। इसके बाद तीसरा था अनुच्छेद संख्या 7, इसमें बताया गया कि जो है जो पाकिस्तान जैसे भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, वापस आने पर, कहां पर, इसे शॉर्ट में लिख रहे हैं, ध्यान देना आप लोग, वापस आने पर नागरिकता। ध्यान दीजिए, वापस का मतलब ये नहीं है कि अभी की बात हो रही है, अभी भी ऐसे ही नियम है, लेकिन अभी जान लो उस समय क्या था, जब भारत को नागरिकता मिली थी प्रारंभ में, भारत को आजादी मिली थी, तो उस समय क्या हुआ कि कुछ लोग कहे कि नहीं हम पाकिस्तान रहना चाहते हैं, तो पाकिस्तान चले गए, वहां का सिस्टम या कल्चर पसंद नहीं आया, तो पुनः भारत में आ गए। जब भारत में आए तो कहे भैया हम इससे पहले भारत में रहे थे, वहां मैं पाकिस्तान रहना चाहता था, लेकिन वहां का कल्चर मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए हम जो है वापस भारत में रहना चाहते हैं। तो वापस आने पर भी भारत को नागरिकता दी जाती थी अनुच्छेद संख्या 7 के तहत। अब अनुच्छेद संख्या 8 जो है, अनुच्छेद संख्या 8 जो होता है वह क्या कह रहा है कि आप विदेश में नौकरी करने जाते हो, विदेश में घूमने जाने पर अब जाने के लिए कई उद्यम हो सकते हैं, या तो आप घूमने जाओगे, या नौकरी करने, या सगे संबंधियों के यहाँ, सगे संबंधी, यही 3 कारण होता है। या शिक्षा के लिए भी जा सकते हैं आप लोग, शिक्षा के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो है, ये 3-4 कारण है जो कि हम लोग बाहर जाते हैं विदेश। जब विदेश जाते हैं तो वहां पर अगर विदेश हम लोग गए तो हमें जाने पर भारत की नागरिकता जो है वो हमेशा बनी रहेगी, यानी नागरिकता क्या होगी, बनी रहेगी, या कह सकते हैं नागरिकता समाप्त नहीं होती। इतना समझ में आ रहा होगा। हम 3-4 कारणों से जाएंगे, घूमने जाएंगे, नौकरी, सगे संबंधी से मिलने के लिए, यहाँ मिलने के लिए लिख देते हैं ताकि और अच्छा लगे, मिलने के लिए, बस यही 4 कारण है। कभी कभी इलाज के लिए भी लोग चले जाते हैं, और कुछ रिश्ते नाते बेहतर होते हैं तो भी जैसे जाते हैं। इसके बाद
अनुच्छेद संख्या 9, अनुच्छेद संख्या 9 जो है, अनुच्छेद संख्या 9 क्या कहता है कि अगर आप विदेश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। विदेश की नागरिकता, विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद संख्या 9 कहता है विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तथा अनुच्छेद संख्या आपका 10 जो है, अनुच्छेद संख्या 10, अनुच्छेद 10 क्या कहता है, यह आपके नागरिकता संबंधी सभी कानूनों की रक्षा करता है। या यूं कह सकते हैं कि जब तक हम देश विरोधी कोई कार्य नहीं करते तब तक हमारी नागरिकता बनी रहती है, हमारी नागरिकता बनी रहती है। तथा अनुच्छेद संख्या 11 कहता है कि जो नागरिकता के संबंधित कानून होंगे, नागरिकता संबंधी कानून संसद तथा गृह मंत्रालय देखेगा, संसद तथा गृह मंत्रालय। ये आपके लगभग भाग 2 नागरिकता में ये चीज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और भाग 2 में यही चल रहा है, आप लोगों का ये समय आपका चल रहा है। आप लोग इसके बारे में ज्यादा डिटेल अच्छे से देखना है तो पीछे की वीडियो आप लोग आसानी से देखकर उसको समझ सकते हैं। लेकिन मैं ये आप लोगों के लिए इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग इसका शॉर्ट नोट ले सके और इसको आसानी से आप लोग याद कर सके। बहुत छोटा छोटा है और आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद जो है, अब हम आपको आपको अगले भी इसके पहले वाले वीडियो हमने वादा किया कि हम आज आपको बताएंगे पहला चीज एनआरआई होता क्या है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये विदेश, यही विदेश वाली बात है। एनआरआई मतलब होता है, मिटाएंगे इसको, इसके बाद आपको जो है एनआरआई बारे में बताएंगे। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए अभी इस समय आपको हम बताने जा रहे हैं एनआरआई। पहले हम एनआरआई होता क्या है, ध्यान दीजिए। इसको बोलते हैं नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिए, यानी भारत में न रहने वाले ये लोग होते कैसे हैं। जैसे हम विदेश जाते हैं, कहाँ गए भैया, विदेश। जब हम विदेश गए तो नागरिकता हमें कहाँ की है, भारत की है। हमको नागरिकता कहाँ की है, इंडिया की। अब हम चले गए भारत, अगर हम चले गए दूसरे देश में, और जैसे ही दूसरे देश में चले गए तो वहां पर जैसे ही हम पहुंच जाते हैं और 6 महीने से अधिक, 6 माह से अधिक, ध्यान दीजिए, 6 माह से अधिक अगर वहां पर समय बिता दिए तो हम कहलाने लगेंगे एनआरआई। क्या कहलाने लगेंगे, एनआरआई। अब देखिए एनआरआई जैसे हम हो गए, जैसे आप देखिए भारत के सुंदर पिचाई। आप बोलेंगे सुंदर पिचाई कौन है, बताना पड़ेगा, बहुत ही फेमस है। फेमस क्या आप लोग कह सकते हैं, गूगल के ओनर है, ऐसा कह सकते हैं। गूगल के क्या है, ओनर है,
सुंदर पिचाई है। ये जो है इंडियन है लेकिन रहते कहाँ है, विदेश में। तो ये एक एनआरआई है और एनआरआई है, लेकिन एनआरआई लोगों का जो कमाते हैं, पहले ध्यान दो, रह कहाँ रहे हैं, विदेश में, खा कहाँ रहे हैं, विदेश का, कमा कहाँ रहे हैं, विदेश में। तो ये लोग जब यहाँ से पैसा कमाएंगे तो भेजेंगे कहाँ पर, भारत में। कहाँ भेजेंगे भैया, भारत में। तो भारत में जब भेजेंगे तो इनका जो न तो भारत का खा रहे हैं, न तो भारत का कुछ ले रहे हैं व्यवस्था, सब विदेश की व्यवस्था से पैसा भेज रहे हैं। ये लोग बहुत ही धनी होते हैं और इनका जो होता है, इनको भारत में जो बहुत ही अच्छे नजर से भी देखते हैं। अब आप देखिए थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिए, सुंदर पिचाई जो है इनको ओवरसीज नागरिकता मिली हुई है। ओवरसीज मतलब क्या होता है, पहले ध्यान दो, कभी कभी होता क्या है, जैसे आप हमारे यहाँ के हो, दूसरे देश में गए, वहां की नागरिकता ले लिए, और नागरिकता ले लिए जब, तो दिक्कत ये हो जाएगी कि आप अब भारत में ना, अब ध्यान दो, हमारे यहाँ का व्यक्ति सुंदर पिचाई जैसे मान लीजिए ये है, ये हमारे भारतीय हैं। कहाँ से भैया, भारतीय। और जब कोई काम करेंगे तो कहा जाएगा भारत के हैं, भारत की नागरिकता, भारतीयों ने काम किया। लेकिन अगर ये जाकर कहाँ का, अमेरिका की नागरिकता ले लेते हैं, कहाँ की नागरिकता लेते हैं, अमेरिका की। जैसे ही अमेरिका की नागरिकता ले लेंगे तो कहेंगे कि अमेरिका की व्यक्ति ने काम किया है। तो भारत सरकार यहीं पर गड़बड़ हो जाता था कि जैसे भारत सरकार ने क्या किया कि जब ये वाली नागरिकता जब जाकर ले लेते थे विदेश के ये लोग, तो भारत को बहुत नुकसान होता था। पहला नंबर तो यहाँ पर विदेशी मुद्रा आना बंद हो जाता था, विदेश का नाम और देश का नाम नहीं होता था, विदेशों का नाम होता था। इसलिए भारत ने एक नागरिकता की व्यवस्था की, ओवरसीज नागरिकता। इसका जो व्यवस्था की गई है 2005 से ओवरसीज नागरिकता, यानी जो भारत के हैं वो वहां पर भी रह सकते हैं, वहां की नागरिकता ले रहे हैं तो यहाँ के भी नागरिक कहे जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उस प्रकार की नागरिकता को बोलेंगे ओवरसीज नागरिकता। दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है। ये कब व्यवस्था की गई, 2005 में। अच्छा, किसी प्रकार का आपको कोई संदेह रहता है तो आप आसानी से, हमारे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आसानी से आप उसमें कमेंट दीजिए, सजेशन दीजिए, ताकि आप, हमें भी लगे कि आप लोग हमारे जो है वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। जो व्यवस्था बताए OCI होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान दो, OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। थोड़ा सा फुल फॉर्म लिख देते हैं, OVE ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। कहने का मतलब OCI ये व्यवस्था 2005 में आई है। थोड़ा सा ओवरसीज कह रहे, पूरा नहीं लिख पाए थे तभी तक, ध्यान नहीं दिए। तो OCI का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। आपको उदाहरण बता दिया गया, सुंदर पिचाई जी जो है भारत के थे, वे बाहर जाकर नागरिकता ले लिए। तो इससे क्या हुआ, भारत में जो है विदेशी मुद्रा आना बंद हो गया, और इसके बाद भारत का नाम भी जो है रेपुटेशन भी डाउन होने चाहिए। इसलिए भारत के लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की व्यवस्था की। इसको शॉर्ट में OCI कहते हैं। नागरिकता कानून 2005 में लाया गया था। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे CAA की तरफ, ठीक है। ये तो आप लोगों को समझ में आया होगा, आशा करते हैं। तो जैसा आपने समझ गए कि NRI क्या होते हैं, और NRI लोग जैसे विदेश में जाकर नागरिकता ले लेते हैं। अगर नागरिकता ले लिए तो नागरिकता लेने पर जो भी व्यवस्था है, तो पहली बात तो विदेश जाने के लिए व्यवस्था क्या है ध्यान दीजिए, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम विदेश जाएंगे तो जाने के लिए हमारे यहाँ बनाया जाता है पासपोर्ट। अब बोलोगे सर पासपोर्ट का अर्थ क्या होता है। पासपोर्ट क्या होता है, एक प्रकार का अनुमति पत्र है। क्या है, अनुमति पत्र। इसको हम ध्यान दीजिए, अनुमति पत्र। अब अनुमति पत्र का मतलब होता है कि यह जो है, जिस देश में आप रहते हैं उस देश में आप उस देश से विदेश जाने के लिए क्या ले रहे हैं, अनुमति। विदेश जाने के लिए क्या ले रहे हैं, अनुमति। किससे, अपने देश की सरकार से, या अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको पासपोर्ट इशू होता है। आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप पासपोर्ट बनवाइए
और उसमें अनुमति दिया जाता है कि आप विदेश जा सकते हैं। अब जिस देश में जाएंगे उस देश की भी अनुमति चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलिए। जैसे आप इस देश से जा रहे हो तो यहां से अनुमति दिया गया पासपोर्ट बनाकर, क्या दे बनाकर, पासपोर्ट बनाकर। लेकिन जैसे ही दूसरे देश में पहुंचे, अभी हम लोग विदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे ही दूसरे देश में चले गए तो वहां पर जाने के लिए भी तो व्यवस्था होगी कि भैया आप हमारे यहाँ आइए, उसके लिए भी अनुमति पत्र बनता होगा। जो आने की जो विदेश बनता है उसे कहते हैं वीजा। क्या बोलते हैं, वीजा। कहने का मतलब कि ये वीजा जो होता है यह व्यवस्था, ये भी एक प्रकार का अनुमति पत्र है। क्या है, अनुमति पत्र, ध्यान दीजिए। लेकिन यहां विदेश जाने का, किसका, जाने का, आप जिस देश में रहते हैं उसी देश में बनेगा। लेकिन वीजा जो है, वीजा जो है यह किस देश में आप जाना चाह रहे हैं वो अनुमति देगा आने के लिए। किसके लिए, आने के लिए, आने के लिए। समझ में आ रहा है एकदम, समझो। पासपोर्ट मतलब अनुमति पत्र है विदेश जाने के लिए। अपने देश से किसी दूसरे स्थान पे जाने के लिए क्या ले रहे हैं, अनुमति पत्र। तो विदेश, ये पासपोर्ट। और वीजा क्या है, विदेश, किसी विदेश में जाने के, आने के लिए। या आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, आप हमारे यहाँ पर रह सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं अनुमति पत्र, जो है आने के लिए विदेश द्वारा दिया जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, वीजा। और जिस जो अनुमति पत्र जाने के लिए दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा, पासपोर्ट। इतना तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब ध्यान दो, कभी कभी होता क्या है कि कोई कोई देश ऐसे होते हैं जहां पर वीजा जो है नहीं लगता, वीजा नहीं लगता। तो आप कहोगे सर ऐसे कौन सा देश है, तो आप देख लीजिए नेपाल। कौन सा देश है, नेपाल। नेपाल आप बिना वीजा के ही रह सकते हैं। क्या रह सकते हैं, बिना वीजा के। तो ऐसे कंट्री जहां पर वीजा नहीं लगता वैसे कंट्री कहते हैं वीजा फ्री। क्या बोलते हैं, वीजा फ्री कंट्री, वीजा फ्री कंट्रीज। समझ लो, ऐसे देश जहां पर वीजा की आवश्यकता नहीं होती, यानी इतना ज्यादा आप लोग उसके साथ व्यवहार में रहते हैं कि आप अगर कुछ भी नहीं करते, उनका आना जाना इतना फेवरेबल होता है, भाईचारा होता है कि वहां न तो अनुमति जाने के लिए लेना पड़ता है न ही आने के लिए। तो ऐसे कंट्री को हम कहते हैं वीजा फ्री कंट्री। क्या चीज, वीजा फ्री कंट्री। अब कुछ ऐसे भी होते हैं देश जहां पर आप जाने के बाद वीजा की जरूरत पड़ती है। तो आप कहोगे सर ऐसा कौन सा देश है, तो आप जो है दिमाग में लगाओ कि कौन सा देश हो सकता है, तो हम भी सोच के बताते हैं। तो ऐसे कंट्री जहां पर आप जैसे प्लेन से उतरेंगे तो वहां पर एक व्यवस्था दे दिया है कॉर्नर में कि आप वहां चले जाइए, आप वहां अपने यहाँ पासपोर्ट दिखाइए और वहां वीजा तुरंत बन जाएगा। कहाँ, ऐसे कॉर्नर में बना दिया जाएगा। तो कुछ देश होते हैं, आप यहाँ से देखिए पासपोर्ट लेकर गए, जैसे ही आप उतरे सीधा आप कहाँ जाएंगे, हवाई, वहां पर व्यवस्था रहेगी कि आइए और यहाँ पर अपना वीजा लेके जाइए, कितने दिन आपको रहना वहां, उसमें व्यवस्था विवरण दे दीजिए, आपको तुरंत वीजा मिल जाएगा। उसे कहते हैं वीजा ऑन अराइवल। क्या कहते हैं, वीजा ऑन अराइवल कंट्री, वीजा, वीजा ऑन अराइवल, अराइवल कंट्री। ध्यान दो, वीजा ऑन अराइवल मतलब जैसे आप पहुंचे आपको तुरंत वहां पे वीजा उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहां पे आपका बना रहेगा व्यवस्था कि आप इंडिया के हैं। जैसे आप देखिए सिंगापुर चले जाइए, कहां पर, सिंगापुर, सिंगापुर। जैसे ही आप सिंगापुर जाएंगे, देश क्या है आपका, सिंगापुर, सिंगापुर, सिंगापुर। इसके बाद आपका थाईलैंड है, थाईलैंड मतलब और कंट्री है, लेकिन जो हमारे ध्यान में है उसको आपको बता दे रहे हैं। सिंगापुर, थाईलैंड, ये ऐसे कंट्री हैं जब आप अपने देश से जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे, ये लोग अपना जो है केबिन बना के रखते हैं, यहाँ पर वीजा भारतीयों के लिए बनता है। आप वहाँ पहुँच जाइए, बोलिए सर हम इतने दिन रह रहे हैं, हम घूमने के लिए आए हैं या फिर यहाँ नौकरी करने के लिए आए हैं, शिक्षा के लिए आए हैं, तो आप वहाँ बताएंगे तो आपको जो है वीजा मिल जाएगा। तो ऐसी कंट्री जहाँ पर
वीजा पहुंचने पर दिया जाता है, उसे कहते हैं वीजा ऑन अराइवल कंट्रीज। कुछ ऐसे होते हैं जो आपको पहले यहाँ से भेजा जाएगा कि आप वीजा दीजिए, तब आप वहां से वीजा अनुमति दिया जाए, तब आप गांव से निकलते हो कि हाँ वीजा अनुमति पत्र आ गया है, वीजा बन गया है कि हम आप आ सकते हैं विदेश में। कुछ ऐसे देश होते हैं जैसे अमेरिका हो गया, इसके बाद पाकिस्तान हो गया, हमारे देश में चीन हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, पड़ोसी देश है, इनके लिए आपको पहले से अनुमति मिलेगी तब आप जाएंगे। लेकिन कुछ कंट्री ऐसे हैं जहां पर आप जाकर भी बनवा सकते हैं, और कुछ कंट्री ऐसे हैं जहां पर आपको वीजे की जरूरत नहीं होती है। आशा कर रहे हैं आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आप लोग उस पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, ठीक है। जैसा कि अभी आप लोगों को विदेश में पासपोर्ट और वीजा के बारे में समझ में आ गया होगा, इसके बाद हम चलेंगे CAA की तरफ। इसको मिटा रहे हैं, इरेज करेंगे। आज हम अब आगे चलेंगे CAA की तरफ। CAA, तो ध्यान दीजिए, आज का थोड़ा लंबा वीडियो होता जा रहा है, इसलिए मैं इसका केवल अभी फुल फॉर्म बता दे रहा हूं। इसके बाद हम जो है अगला वीडियो में आपको CAA, इसके बाद NPR, हाँ ये सब आपका चलेगा। CAA को होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। इस पे बहुत ही ज्यादा हो हल्ला हुआ था। आप लोग देखे होंगे कि कानून में कितना ज्यादा तोड़ मड़ोड़ हुआ था, बहुत ज्यादा, कितना सरकार की कितना अच्छा है, कितना विपक्ष अच्छा है। लगभग हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बता दिया जाए कि कानून कैसा है। अगर उसमें गलती होगी तो आप लोग थोड़ा सा वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स आपके लिए ही होगा, लेकिन अगले वीडियो में, ठीक है। आज के वीडियो का अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।